क्लास एट्थ। आज हमारा नया टॉपिक है भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर्स, यानी भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। लक्षण क्या क्या हैं वो देखिए। बाय द बिगिनिंग ऑफ 12th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। यानी 20वीं सदी तक आते आते 20वीं सदी तक आते आते भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कई दशक पुराना हो चुका था, और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द नेशनल हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। यानी ये मैंने बता दिया आपको कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, ये वो सोचते थे, कल्पना करते थे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे। ब्रिटिश शासन के दौरान उनको मजबूरी में रूल मानने पड़ते थे। दैट दे हैड वेरी लिटल रोल इन द मेकिंग, जिनके बनाने में उनका बहुत कम योगदान था या ना के बराबर था। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटियन rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which every should be treated equally and be allowed to participate in government। तो औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमें उन नियमों को मानना पड़ता था जो हमने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार करना तय होगा। When remained to be done then was to work and the ways in which democratic would set be in India and the rules that would determine it functioning। तो इसमें ये बताया गया है, इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, उसे कामकाज के नियम क्या होंगे। दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन, और ये काम एक व्यक्ति नहीं करेगा, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। इस काम को करने के लिए ग्रुप होगा और 300 लोगों की एक कमेटी बनेगी जो संविधान सभा कहलाएगी, और ये बनी 1946 में, जिसने अगले 3 साल तक संविधान को लिखने का काम किया और संविधान की बैठकें होती रहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे आता है, दीज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर देम। और संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, ठीक है भी, क्योंकि संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं होता। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, क्योंकि इस देश में अनेक प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, उस पर एक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म को मानते हैं, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और जिनका जो संस्कृति है वो भी अलग अलग होती है। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज बीइंग रिटन, और जब संविधान लिखा जा रहा था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्माइल। जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत जो देश है वो बहुत उथल पुथल से गुजर रहा था। टर्माइल का मतलब उथल पुथल। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट, और भारत और पाकिस्तान का लगभग बंटवारा हो चुका था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वास्ट मास ऑफ पीपल अपील डिसमल। और ये जो कुछ रियासतें थी, कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, ठीक है भी। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये सारे जो विचार थे, आइडियाज़ थे, ये संविधान सभा के सदस्यों के सामने हलचल पैदा कर रहे दिमाग में। एज दे ड्राफ्टेड द, जब वे संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, दे रोज टू द ओकेजन्स एंड गेव दिस कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट्स ए रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी while preserving national unit।
लेकिन उन्होंने अपने इस दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज डॉक्यूमेंट दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति सम्मान दिखाई देता है। अब द फाइनल डॉक्यूमेंट वाज आल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न। अंतिम जो दस्तावेज था उसमें उनकी चिंता साफ दिखाई देती है फॉर इरेडिकेटिंग पावर्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके, एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशिकल रोल इन द पीपल। लोगों जनता की जो महत्वपूर्ण भागीदारी है इस पर भी जोर दिया गया है। अब जो है इसकी जो पहली विशेषता है, पहली जो फीचर है वो पढ़ेंगे भी। इस सबसे पहली जो विशेषता है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बीच वाला पैरा इसमें कुछ नहीं है भी। फेडरलिज्म का मतलब होता है भी संघवाद। दिस रिफर्स, ये आपको जो पेंसिल से निशान लगा हुआ ये याद रखना है। दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी देश के अंदर एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। इन इंडिया भारत में वी हैव गवर्नमेंट्स एज द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। और भारत में आप देखते हैं कि एक राज्य सरकार होती है और एक सेंटर यानी केंद्र में सरकार होती है। पंचायती राज इज द थर्ड लेवल। पंचायती राज जो है तीसरा स्तर होता है गवर्नमेंट का। एंड यू हैव रीड अबाउट, और आपने 6ठी क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया था। यही है भी, यहाँ तक आपको संघवाद याद रखना है, ठीक है। अब निचले पर नीचे जो पैरा है उसके बारे में बताएंगे। द वास्ट मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया, भारत के अंदर बहुत सारे समुदाय रहते हैं और उनका सब का मतलब ये है दैट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। यानी इतनी बड़ी संख्या में भारत के अंदर जो समुदाय रहते हैं अलग अलग, उन सब का मतलब ये था कि भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे राजधानी दिल्ली में बैठे हुए कुछ चुने हुए लोग, यानी जो हमारे एमपी हैं, वे ही पूरे फैसले न लें, प्रत्येक के लिए पूरे फैसले न लें। इंस्टेड, इसके स्थान पर इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और इसके लिए वो चाहते थे कि दूसरी स्तर की जो सरकार हो इन द स्टेट्स, राज्यों में, सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर पर्टिकुलर एरिया, ताकि विशेष क्षेत्र के लिए विशेष लोग ही निर्णय ले सके, यानी स्टेट लेवल के अलग हों और सेंट्रल लेवल के अलग हों। व्हाइल ईच स्टेट इंडिया इंजॉयज ऑटोनॉमी, और प्रत्येक भारत में जो राज्य हैं वो स्वतंत्र है इन एग्जिस्टिंग पावर्स, अपनी जो शक्तियाँ उसके पास को लागू करने के लिए, ऑन सर्टेन इशू, कुछ मुद्दों पर। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑफ दीज 3 स्टेट्स, यानी 3 प्रकार के जो हैं, अभी ये क्या था अभी, हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ पे, हाँ, व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉयज ऑटोनॉमी, भारत में प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है इन एक्सरसाइजिंग पावर्स, अपनी पावर्स का यूज करने में, ऑन सर्टेन इशू, कुछ विशेष मुद्दों पर। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन पर केंद्र सरकार के जो नियम होते हैं उनको मानना पड़ता है, और केंद्र सरकार ही उनके लिए रूल रेगुलेशंस कानून बनाती है। द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन्स लिस्ट डिटेल इशू एंड ईच टीयर एट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन, और इसी प्रकार कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिसमें बताया गया है कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इन एडिशन इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इज डज, और इसके साथ यही बताया गया है कि प्रत्येक सरकार की
प्रत्येक सत्र की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगी। अंडर फेडरलिज्म, संघवाद के अंदर द स्टेट्स आर नॉट मर्ली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिले हुए हैं। बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस, वे भी अपने अधिकार जो हैं संविधान से लेते हैं। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉ, पर देश के अंदर सारे जो व्यक्ति हैं वो कानून द्वारा नियमित होते हैं, और सरकार की नीतियां और जो कानून होते हैं वो पर सरकार के 3 प्रकार के लेवल बताए हैं, सभी सरकार के जो अंग हैं उनको मानने पड़ते हैं, और प्रत्येक स्तर पर अपने अपने लेवल पर ये सरकार देश को चलाने के लिए कानून बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने पहली विशेषता पढ़ी इसकी फेडरलिज्म, इसको आप अच्छी तरह से याद जरूर करना।